इंट्रोस्पेक्शन को ये लिफ्ट ही नहीं कराता था, कहता भाई मैंने तुझे लिफ्ट नहीं करानी, मैं तेरे से सेटिस्फाई नहीं, मैं तेरे साथ रह ही नहीं सकता। ये इस तरह से इसको मतलब डिनाई करता था कि तेरा और मेरा साथ नहीं है, वो क्या है, गाना है या शेर है। ये बिहेवियरिज्म की तरफ बात जा रही है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक आज के लेक्चर तक जितने भी हमने पीछे लेक्चर दिए हैं, ये बिहेवियरिज्म बाकायदा बिहेवियरिज्म का ऐलान होने से पहले की बात है। एक हिस्टोरियन ने कहा था कि वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जबकि जो कटेल है इसको ग्रैंड फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की हमारी सीरीज़ चल रही है और 16 पार्ट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पर बिहेवियरिज्म की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे ये पार्ट्स पड़े हैं। हम बिहेवियरिज्म को यानी कि स्कूल ऑफ थॉट्स को बहुत डीपली और बहुत क्लियरली और बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मे भी थोड़ा सा लेंथी हो रहा है या वीडियोज़ भी लंबी हो रही हैं या ये स्कूल ऑफ थॉट्स भी बड़े हो रहे हैं। तो इस हवाले से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको एक दफ़ा देख लेंगे ना तो मुझे लगता है ऐसा है कि आपको दोबारा से बिहेवियरिज्म यानी कि स्कूल ऑफ थॉट्स को कहीं और से समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल में, इतना डीपली, इतना क्लियरली इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो आप लाजमी तौर पर हाईलाइट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और उसको भी ऐड कर सकूं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनलिज्म ऑन बिहेवियरिज्म, के जो फंक्शनलिज्म है ना उसका क्या रोल था बिहेवियरिज्म को डेवलप करने में। पहले तो हमने देखा ना स्ट्रक्चरलिज्म आया, फंक्शनलिज्म आया, उसके बाद बिहेवियरिज्म आया। अब हम देखेंगे कि फंक्शनलिज्म ने बेसिकली किस तरह से अपना रोल प्ले किया या किस तरह से इन्फ्लुएंस किया बिहेवियरिज्म को। ठीक है जी, हर जो स्कूल ऑफ थॉट आता है वो किसी ना किसी इन्फ्लुएंस की वजह से आता है, किसी ना किसी वजह से आता है। स्ट्रक्चरलिज्म जब आया था तो जो साइकोलॉजिस्ट थे, माहिरीन थे, उन्होंने कहा कि यार ये इसमें हम इसकी बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते तो हम इससे बेहतर चीज़ दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने फंक्शनलिज्म निकाल के फेंका बाहर और उसके बाद जब फंक्शनलिज्म आया तो फिर फंक्शनलिज्म ने स्ट्रक्चरलिज्म को रद्द किया, हालांकि उसने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था स्ट्रक्चरलिज्म को। ठीक है, और फंक्शनलिज्म ने फिर इन्फ्लुएंस किया बिहेवियरिज्म को कि बिहेवियरिज्म को डेवलप होने में उसने हेल्प की। जो फंक्शनलिज्म है ना बेसिकली थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिविटी भी इसमें थोड़ी सी देखी जाती है फंक्शनलिज्म में, लेकिन ये क्लियरली ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि तमाम का तमाम ऑब्जेक्टिव नहीं है। जबकि जो बिहेवियरिज्म है ये टोटली ऑब्जेक्टिव स्कूल ऑफ थॉट है। जब फंक्शनलिज्म पे बात हो रही थी, बहुत इसको पजीराई मिल रही थी, इसको बहुत फेमस किया जा रहा था या समझा जा रहा था या डिस्कस किया जा रहा था, उस वक्त फिर बिहेवियरिज्म वालों ने बोला यार ये वाला जो फंक्शनलिज्म है ना आप इसको इतनी इंपॉर्टेंस ना दो, ये इतना ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम इससे बेहतर दे सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव चीज़ ना जो ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकती है। इसको बहुत डिटेल में देखेंगे, हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, तो कोशिश कीजिएगा कि इस साथ जुड़े रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर ज़्यादा लेंथी होगी तो मैं 2 पार्ट्स कर दूंगा इसके, अगर ज़्यादा लेंथी ना हुई तो 1 पार्ट में इसको आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास पॉइंट जो है, अनदर डायरेक्ट एंटीसीडेंट ऑफ बिहेवियरिज्म वाज फंक्शनलिज्म। एंटीसीडेंट कहते हैं पहले से आने वाले को। ठीक है जी, जो पहले से आया हो या पहले मौजूद हो उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। जो पहले वाक़ हुआ हो और जिसकी वजह से अगली चीज़ हो रही होती है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो जो एंटीसीडेंट यानी कि बिहेवियरिज्म का था वो फंक्शनलिज्म था। ठीक है जी, फंक्शनलिज्म ने भी अपना रोल प्ले किया था बिहेवियरिज्म में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल्दो नॉट अ टोटली ऑब्जेक्टिव स्कूल ऑफ थॉट। ये वाला जो फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट था ना ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं था, ऑब्जेक्टिविटी इसमें थी लेकिन ये टोटली ऑब्जेक्टिव नहीं था, इसमें सब्जेक्टिविटी भी थी। फंक्शनल साइकोलॉजी इन वाटसन्स डे डिड रिप्रेजेंट ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी दैन डिड इट्स प्रीडिसेसर्स। वाटसन के मुताबिक जो फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट था या फंक्शनल साइकोलॉजी थी ना, ये उससे आने वाले पहले जो स्कूल ऑफ थॉट थे ना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था और कहीं ज़्यादा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है जी, टोटली ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन फंक्शनलिज्म से जो पहला स्कूल ऑफ थॉट या पहले जो नज़रियात थे या पहली जो थेरीज थी उनसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव था। टोटल ऑब्जेक्टिव नहीं था लेकिन उनसे बेहतर था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फंक्शनलिज्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चूंकि फंक्शनलिज्म की बात हो रही है तो थोड़ा सा आपको इसका भी आइडिया हो जाए कि फंक्शनलिज्म बेसिकली है क्या। अगर आपने ये थोड़ा सा मैं आपको इसका तारफ दे देता हूँ, अगर आपने इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो फंक्शनलिज्म की भी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस किया गया, जाके देख सकते हैं। मैं उसका आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा।
फंक्शनलिज्म क्या था? फोकस ऑन हाउ थिंग्स वर्क टुगेदर। इसका मतलब इसमें देखा जाता था कि किस तरह से चीज़ें आपस में टुगेदर वर्क कर रही होती है, काम कर रही होती हैं। फंक्शनलिज्म आपको नाम से पता चल रहा है कैसे फंक्शन कर रही थी, ठीक है। एग्जामिन्ड हाउ द माइंड फंक्शंस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अच्छा, अब ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर कि इसमें ये देखा गया था कि हमारा माइंड डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर कैसे काम कर रहा होता है, कि किस तरह से वर्क कर रहा होता है, किस तरह से अडेप्ट कर रहा होता है। अब ये कैसे पता चलता है कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे अडेप्ट कर रहा है? ये हमारे बिहेवियर से पता चल रहा होता है, हम कैसे वहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिर उसके पीछे मुहरकात देखे जाते थे, उसके पीछे रीज़न देखी जाती थी कि माइंड के अंदर फिर क्या चल रहा होगा, ठीक है जी। यूज्ड ऑब्जेक्टिव टेक्निक टू एक्सप्लोर मेमोरीज एंड इमोशंस। इसमें ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ किया जाता था। इसको जब स्टडी किया जाता था ना, तो ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ किया जाता था, एक्सप्लोर मेमोरीज एंड इमोशंस। ये फंक्शनलिज्म की थोड़ी सी आपको है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाए कि अगर समझ ना भी आए तो फिर आप वो वाले फंक्शनलिज्म वाली आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर समझ आ जाएगी आपको। स्ट्रक्चरलिज्म ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ गोइंग टू द सुपरमार्केट। अब ये एग्जांपल है, हमारे पास एक शख्स सुपरमार्केट जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म अगर उसको देखेगा तो कैसे देखेगा? वो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके देखेगा, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में हमने देखा था। अच्छा, बाय द वे स्ट्रक्चरलिज्म की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमारे पास मार्केट जाने वाली की एग्जांपल है एक इंडिविजुअल की, तो उसको स्ट्रक्चरलिज्म वाले कैसे देखेंगे? लिविंग योर हाउस, वॉकिंग टू द स्टोर, चूजिंग द इंग्रेडिएंट्स, पेइंग एंड एटसेट्रा। ये डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया एक्सपीरियंस को, ठीक है। ये स्ट्रक्चरलिज्म वाले देखेंगे। लेकिन फंक्शनलिज्म वाले इसको कैसे देखेंगे? फंक्शनलिज्म टैकल द रूट ऑफ वाई। ये बोलेंगे वाई, भाई वो क्यों गया, वाई वो इवन गो टू द स्टोर इन द फर्स्ट प्लेस, कि वो पहली जगह पर ही क्यों गया, इसके पीछे वाई देखेंगे। अब देखो वो बिहेवियर एक बिहेवियर शो हुआ है ना, बिहेवियर शो हुआ तो फिर उसके पीछे वो जाएंगे, उसकी लॉजिक के पीछे, रीजन के पीछे कि ऐसा क्यों हुआ है, फिर वो जाके देखेंगे तो वो क्या रीज़न मिलेगी उसको? बिकॉज वी नीड फूड फॉर सर्वाइवल। हमें हमारा जो माइंड है बार बार वो दे रहा था, दस्तक दे रहा था, ठक ठक ठक, भाई जी भूख लगी है, भाई जी भूख लगी है, जल्दी निकलो, जहाँ से मिलता है उठा लो, जहाँ से मिलता है ले लो, ठीक है। तो ये लॉजिक उन्होंने देखी, वाई क्यों वहाँ पर गया, तो वो इस तरह पता चल रहा था कि माइंड ने कैसे फंक्शन किया। अच्छा, अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिविटी भी आ रही है फंक्शनलिज्म के अंदर, ठीक है जी। फंक्शनलिज्म इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द फंक्शन और पर्पस ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। सर्टेन फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर के पर्पस और फंक्शन बता रहा होता है, जैसे हमने ऊपर बात की है। जैसे मैंने भी बताया कि वो पहली जगह पर ही क्यों गया, पहले स्टोर में क्यों गया, वो अगले स्टोर में क्यों नहीं गया, या बड़े स्टोर में क्यों नहीं गया। नेमली दैट ऑफ कॉन्शियसनेस और आवर इंटरनल मेंटल स्टेट्स। जैसा कि कॉन्शियसनेस और इंटरनल स्टेट्स की बात, यानी कि क्या बताता है, कैसे वो बताता है फॉर्म्स ऑफ आवर बिहेवियर कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग और हमारे इंटरनल मेंटल स्टेट्स के अकॉर्डिंग। This theoretical perspective on psychology sought causal relationship between internal states and external behavior। अब यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी, अगर आप फंक्शनलिज्म को समझना चाहते हैं ना जी, फंक्शनलिज्म की ऑब्जेक्टिविटी को समझना चाहते हैं और कैसे वो बिहेवियरिज्म के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है, ये दो लाइनों के अंदर आपको समझ आएगी, गौर से समझिएगा। वो कहता है ये जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है ना साइकोलॉजी सॉर्ट, ये हमें बताता है कॉजल रिलेशनशिप। फंक्शनलिज्म हमें बताता है कॉजल रिलेशनशिप। जब इसको हम स्टडी करते हैं, डीपली समझते हैं, तो ये हमें कॉजल रिलेशनशिप की तरफ लेके जाता है। कैसे, किस के दरमियान कॉजल रिलेशनशिप होता है? एक इंटरनल स्टेट और दूसरा एक्सटर्नल बिहेवियर्स। अच्छा, अब इंटरनल स्टेट क्या है? सच एज बीइंग हैप्पी। अगर हम इंटरनली हैप्पी फील करेंगे या फीलिंग्स होगी हमारी हैप्पीनेस वाली, तो फिर एक्सटर्नल बिहेवियर क्या होगा? सच एज लाफ्टर। जब हम खुश होंगे तो हम क्या करते हैं? हंसते हैं। अब जब आप हंस रहे हो ना, अब आप कहोगे कि यार फंक्शनलिज्म के अंदर भी माइंड को, कॉन्शियसनेस को ही देखा जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। आप कहोगे कि इसके अंदर कैसे कॉन्शियसनेस को स्टडी किया जाता है फंक्शनलिज्म के अंदर? तो वो करने का मतलब है, उसको स्टडी करने का मतलब है कि आपका एक्सटर्नल बिहेवियर देखा जाएगा, फिर उसके पीछे जो मुहरकात, उसके पीछे जो रीजन है, लॉजिक है, उसको समझा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हंस रहे हैं, आप कहे लगा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स यू आर इंटरनली हैप्पी, ठीक है, आप अंदरूनी तौर पर खुश हैं। ये थी सारी लॉजिक फंक्शनलिज्म की। और अगर इसको बाज़ दफ़ा बोला जाता है कि ये ऑब्जेक्टिव है, तो इस तरह से थोड़ी सी इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी भी आ जाती है कि आपके बिहेवियर को देखा जाता है, उसके बाद फिर जाके आपके माइंड को, कॉन्शियसनेस को स्टडी किया जाता है कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, ये फंक्शनलिज्म था। अगर उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, लेकिन अगर समझ नहीं भी आई है तो आप वो वाली प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसकी जानिब।
मैंने कहा आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो इसलिए मैंने फंक्शनलिज्म की ये स्लाइड यहाँ पर डाल दिया आपको समझाने के लिए। अब आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी कि फंक्शनलिज्म ने कैसे रोल प्ले किया था अपना बिहेवियरिज्म के अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे कैटल भी बेसिकली फंक्शनलिस्ट था, लेकिन इसने किस तरह से काम किया हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसने क्या काम किया था और क्या बोला था और किस तरह से रोल प्ले किया। कैटल, अच्छा ये कैटल नहीं है, कुछ लोग इसको कैटल पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको कटेल पढ़ते हैं। ठीक है, गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन इसकी जो होती है ना कटेल होती है, तो हम भी कटेल पढ़ेंगे। बाज़ वीडियोस में मैंने कैटल भी पढ़ा है, तो कुछ लोग इसको कैटल पढ़ते हैं, कुछ लोग कटेल पढ़ते हैं। अच्छा जी, कटेल एंड अदर फंक्शनलिस्ट, अच्छा ये फंक्शनलिस्ट था, याद रखिएगा। एम्फसाइज्ड, ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आपसे बाज़ दफ़ा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए। Emphasized behavior and objectivity and expressed dissatisfaction with introspection, ये चूंकि फंक्शनलिस्ट था, इसने बोला था, ये emphasize करता था objectivity, behavior and objectivity and expressed dissatisfaction with introspection, ये कहता था हमें behavior और objectivity पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। introspection के तो ये बहुत मतलब कि उसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता था, introspection को ये लिफ्ट ही नहीं कराता था, कहता भाई मैंने तुझे लिफ्ट नहीं करानी, मैं तेरे से सेटिस्फाई नहीं, मैं तेरे साथ रह ही नहीं सकता। ये इस तरह से इसको मतलब डिनाई करता था कि तेरा और मेरा साथ नहीं है। वो क्या है, गाना है या शेर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मार्क ऑथर। अब एक और नया बंदा आ गया। मार्क ऑथर में ग्रेजुएट स्टूडेंट एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन 1915 रिकॉल्ड कटेल्स विजिट टू हिज लेबोरेटरी। ये स्टूडेंट था कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर 1915 के अंदर। इसने बताया, ये बता रहा है, कोट कर रहा है कटेल का जो रवैया था ना इंट्रोस्पेक्शन या स्ट्रक्चरलिज्म को लेके, वो उसने जब उसकी लेबोरेटरी का विजिट किया तो उसने जो था ना, जो स्टूडेंट था, ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसने बड़ी खुशी खुशी ना कटेल को अपना इक्विपमेंट दिखाया, अपना जो लेबोरेटरी का इक्विपमेंट यानी कि आलात वगैरह दिखाए, विच इम्प्रेस्ड हिम, उसके इक्विपमेंट ने उसको बहुत इम्प्रेस किया कटेल को। बट व्हेन, आगे अब इसकी खैर वो कहते हैं ना कि इसकी पुट्ठी भी आने वाली है, इसकी ऐसी तैसी होने वाली है स्टूडेंट की। May showed Cattell the introspective reports obtained from the subjects। जब उस स्टूडेंट ने कटेल को वो वाली रिपोर्ट्स दिखाएं जो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू बनाई गई थी। इंट्रोस्पेक्शन वो मेथड ऑफ स्टडी है स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। ठीक है, वो वाली जब रिपोर्ट्स दिखाई ना कि ये मैंने इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू रिपोर्ट्स बनाई हैं, तो कटेल ने क्या किया, कटेल मटर्ड, वो बड़बड़ाया, नॉट वर्थ अ डैम, इसकी कोई वैल्यू नहीं करता, दफ़ा हो जाओ, इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई अहमियत नहीं है। एंड उसको गुस्सा आया इस चीज़ का, एंड स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द लैब, और लेबोरेटरी से चला गया। ये हवाला है जी, यहाँ पर इसको कोट किया गया है कि जो कटेल था ना वो फंक्शनलिस्ट था और वो ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा फोकस करता था, उसको वैल्यू देता था। जब एक स्टूडेंट था जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, उसकी लैब में गया तो उसके आलात, तो उसके इक्विपमेंट, उसके सामान से तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने बोला कि मैंने ये रिपोर्ट चेक कीजिएगा, मैंने इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए हासिल किया है, तो उसने उसको अजीब सा रिएक्ट किया और बड़बड़ाया कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कहते हुए वो लैब से चला गया, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि ये लैब वाले भी स्ट्रक्चरलिज्म या इंट्रोस्पेक्शन को वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पर इट मीन्स कि मेरा काम नहीं है, मेरा इंटरेस्ट का कोई भी यहाँ पर सामान नहीं है, इसलिए वो चला गया। इससे आपको वैल्यू को पता चलता है कि ऑब्जेक्टिविटी या बिहेवियरिज्म की तरफ बात जा रही है। ये बिहेवियरिज्म की तरफ बात जा रही है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक आज के लेक्चर तक जितने भी हमने पीछे लेक्चर दिए हैं, ये बिहेवियरिज्म, बाकायदा बिहेवियरिज्म का ऐलान होने से पहले की बात है। इससे आगे वाले जो हमारे लेक्चर्स स्टार्ट होंगे उसमें क्या होगा, बिहेवियरिज्म जब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कटेल के बारे में। अच्छा, कटेल ने एक जगह पर स्पीच भी की थी, लेक्चर भी दिया था, वो उसमें क्या बोला था उसने, कटेल स्पीकिंग एट द 1904 वर्ल्ड्स फेयर इन सेंट लुइस मिसौरी सैड, इसने मतलब लेक्चर दिया था एक, आई एम नॉट कन्विंस दैट साइकोलॉजी शुड बी लिमिटेड टू द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कहता है कि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस की स्टडी तक लिमिटेड रहनी चाहिए। The rather widespread notion that there is no psychology apart from introspection। वो कहता है कि ये जो नज़रिया बना हुआ ना कि साइकोलॉजी इंट्रोस्पेक्शन के अलावा कुछ है ही नहीं, कि इंट्रोस्पेक्शन ही साइकोलॉजी है बेसिकली, इज़ रेफ्यूटेड, उसको हम कहते हैं कि रद्द करते हैं, उसको हम नहीं मानते बाय द ब्रूट आर्गूमेंट। एक ब्रूट का कह सकते हैं बहुत सख्त आर्गूमेंट या दलील के साथ ऑफ अकम्प्लिश्ड फैक्ट, जो चीज़ें, जो नताइज हमने हासिल किए हैं ना, उनकी बेस पर हम इंट्रोस्पेक्शन वाले इस नज़रिए को कि इंट्रोस्पेक्शन के अलावा साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है, कहता रद्द करते हैं, हम इसको नहीं मानते, हमारे पास फैक्ट्स के साथ हम इसको दलील देते हैं और इसको डिनाई करते हैं।
It seems to me that most of the research work that has been done by me or in my laboratory is nearly as independent of introspection as work in physics or in zoology। वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल में जितना भी मैंने वर्क किया है या मेरी लेबोरेटरी के अंदर जितना भी काम हुआ है ना, उसका इंट्रोस्पेक्शन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और हमने इंडिपेंडेंट काम किया है इंट्रोस्पेक्शन से, और वो इतना ही अच्छा काम है जितना फिजिक्स वाले और जोलॉजी वाले करते हैं, यानी कि उसी तरह का काम है ये। कोई कहता है इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इंट्रोस्पेक्शन का मसला नहीं है, ठीक है जी। कहते हैं कि साइकोलॉजी इट मीन्स के इसके इंट्रोस्पेक्शन के अलावा है साइकोलॉजी बहुत कुछ। हम इस दलील को रद्द करते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन के अलावा साइकोलॉजी कुछ नहीं है। उस वक्त ये नज़रिया था ना कि इंट्रोस्पेक्शन ही बेसिकली साइकोलॉजी है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन वाले मेथड को साइकोलॉजी के अंदर बहुत वैल्यू दी जाती थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर उसने दलील दी कि मेरा जितना भी काम है ना, उसमें इंट्रोस्पेक्शन से इंडिपेंडेंट होकर हमने काम किया है, और इतना ही अच्छा काम किया जैसे फिजिक्स वाले या जोलॉजी वाले करते हैं, ठीक है। वॉटसन वाज इन द ऑडियंस फॉर कटेल स्पीच। वहाँ पर जनाब ये बंदा भी बैठा था, ये शहजादा जिसने बिहेवियरिज्म को दिया है ना, ये शहजादा भी वहाँ पर बैठा हुआ था भाई जब ये स्पीच कर रहा था। द सिमिलैरिटी बिटवीन कटेल्स टॉक एंड वॉटसन्स लेटर पब्लिक पोजिशंस इज सरप्राइजिंग। वो वाली जो उसकी स्पीच थी ना कटेल की, जो उसकी वैल्यू पर बात कर रहा था, ऑब्जेक्टिविटी बिहेवियरिज्म या फंक्शनलिज्म की बात कर रहा था, वो ऑब्जेक्टिविटी की बेसिकली बात कर रहा था। वो कहता है जी कटेल्स टॉक एंड वॉटसन लेटर पोजीशन इज सरप्राइजिंग। वो वाले जो उसकी बातें थी ना, नज़रियात थे कटेल के, वो और बाद में जब भी वॉटसन ने अपने नज़रियात दिए, अपने ख्यालात दिए या अपने व्यूज़ दिए या अपनी जो उसने थ्योरीज पेश की, उसमें बहुत ज़्यादा मुमासलत थी। वो सरप्राइजिंग थी कि वो एक दूसरे से मिलती जुलती थी, यानी कि ये जो वॉटसन है ये कटेल के साथ अग्री करता था। इसका लुब्बे लुबाब, इसका ये समरी ये है कि जो वॉटसन है कटेल को, या कटेल और वाटसन का काम मिलता था। चूँकि कटेल का काम इससे मिलता था, उसके नज़रियात वाटसन के साथ मिलते थे, और वाटसन है क्या है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, तो इट मीन्स कि जो कटेल का ताल्लुक भी बिहेवियरिज्म से जाके जुड़ता है इस पर्सपेक्टिव में। आगे एक और मज़ेदार चीज़ सुने, एक मज़ेदार बात। वन हिस्टोरियन suggested that if Watson is the father of behaviorism, Cattell should be called the grandfather of behaviorism। एक हिस्टोरियन उसने ये सजेस्ट किया, उसने बोला कि अगर हम वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोलते हैं ना, तो फिर कटेल को ग्रैंडफादर बोलना चाहिए। फिर कटेल को क्या बोलना चाहिए, ग्रैंडफादर ऑफ बिहेवियरिज्म, क्योंकि वैसे तो वो फंक्शनलिस्ट था, लेकिन वो ऑब्जेक्टिविटी और बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा जोर देता था कि हमें इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, इसकी ज़्यादा वैल्यू है, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको यूज़ करते हुए हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं, ऑथेंटिक रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो इसलिए एक हिस्टोरियन ने कहा था कि वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जबकि जो कटेल है इसको ग्रैंडफादर ऑफ बिहेवियरिज्म बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट हैड लिटिल यूज फॉर कॉन्शियसनेस and introspection, and their various specialty areas essentially constituted an objective functional psychology। जो ज़्यादातर अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट है ना, वो उन्होंने जो कॉन्शियसनेस का यूज़ बहुत कम किया, वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव फंक्शनल साइकोलॉजी को यूज़ करते थे। ऑब्जेक्टिव की बात आ रही है, अच्छा ये ऑब्जेक्टिविटी बिहेवियरिज्म के अंदर है, तो अब ये वो कहते हैं ग्राउंड बन रहा है बिहेवियरिज्म के लिए, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव में इसको समझना है कि फंक्शनलिज्म ने कैसे अपना रोल प्ले किया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शनल साइकोलॉजी को यूज़ किया था ज़्यादातर जो अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। अच्छा, इवन बिफोर वाटसन केम ऑन द सीन, वाटसन के मंजर आम पर आने से पहले द फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट हैड मूव्ड अवे फ्रॉम वॉन्ट्स एंड टिचनर्स प्योर साइकोलॉजी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। वाटसन के सीन मतलब के मंजर पर आने से पहले या उसका ऐलान करने से पहले जो फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट थे ना, उन्होंने जो स्ट्रक्चरलिज्म है जो कि विलियम वुंड और टिचनर ने दिया था, वो उससे दूर होना शुरू हो गए थे, यानी कि उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे। इन राइटिंग्स एंड लेक्चर्स सम फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट वर क्वाइट स्पेसिफिक इन कॉलिंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी, अ साइकोलॉजी दैट वुड फोकस ऑन बिहेवियर इंस्टेड ऑफ कॉन्शियसनेस। डिफरेंट लेक्चर्स और राइटिंग्स के अंदर फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी की बात करना शुरू हो गए थे। उनका कहना था कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिहेवियर पर इंस्टेड ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस के बजाय हमें बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब ये देखें बिहेवियरिज्म के लिए राहें इस्तवार हो रही हैं, राहें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं बिहेवियरिज्म के लिए, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव में समझिएगा।